नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे रायपुर से खबरों की और बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक दल की बैठक यहां बुलाई गई है। सीएम हाउस में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। सभी मंत्री और कांग्रेस विधायक बैठक में मौजूद हैं। सरकार का पक्ष मजबूती से रखने की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। विपक्ष के आरोपों का मजबूती से जवाब देने की रणनीति बनेगी। बीजेपी ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्लान तैयार किया है। विपक्ष पर पलटवार के लिए कांग्रेस भी रणनीति बना रही है कि कैसे विधानसभा में यहां विपक्ष के सवालों का जवाब देना है, कैसे विपक्ष के घेरने वाले सवालों का मजबूती से जवाब देना है और हर डिपार्टमेंट से पूछे गए सवालों का जवाब किस तरह देना है, विधानसभा में किस तरह की आक्रामक नीति अपनानी है। ये तस्वीर आप देखिए जहां तमाम बड़े मंत्री और विधायक मौजूद हैं। तो तस्वीर आप देख रहे हैं जहां नगरीय प्रशासन मंत्री, वन मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, तमाम बड़े मंत्री वहां मौजूद हैं। तो सीएम की अध्यक्षता में यह बैठक रखी गई है और तमाम विधायक और मंत्री मौजूद हैं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं उस बैठक की जहां रणनीति बनेगी, किस तरह चर्चा करनी है विधानसभा में, कैसे विपक्ष की रणनीति को फेल करना है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, ये मीटिंग इस बात का सबूत है कि शीतकालीन सत्र है, राजनीतिक गर्माहट जरूर होगी, लेकिन उसका आक्रामकता के साथ सटीक और सही जवाब कैसे देना है, इसकी रणनीति आज यहाँ इस बैठक में तैयार हो रही है। जी बिल्कुल, कह सकते हैं इसी तरह की रणनीति तैयार हुई है और अभी अभी ये बैठक खत्म हुई है विधायक दल की। मुख्यमंत्री हाउस में बैठक चली, लगभग सभी मंत्री यहाँ मौजूद थे। रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, रुद्रगुरु से लेकर के तमाम बड़े विधायक, वरिष्ठ विधायक और लगभग सभी विधायक भी इसमें मौजूद थे। मुद्दा यही था कि शीतकालीन सत्र में, चूंकि सत्र भले ही छोटे दिन का हो, लेकिन भाजपा ने पूरी आक्रामकता के साथ तैयारी की है। धर्मांतरण, धर्म, उसके अलावा किसान के मुद्दे, धान की खरीदी, अधूरे वादे, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसपे सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है भाजपा ने। उन रणनीति का जवाब कैसे दे सके, कैसे आक्रामक तरीके से सरकार का पक्ष रखे और कैसे विपक्ष के आरोपों का भी आक्रामकता से जवाब दे, इसकी रणनीति तैयार की गई। जो वरिष्ठ और अनुभवी मंत्री है उन्होंने टेस्ट क्लियर किए। 3 सालों में सरकार ने काफी अच्छे काम किए हैं। उन अच्छे कामों की बदौलत में उन आरोपों को काउंटर किया जा सकता है और जो अलग अलग विभाग हैं, जो मंत्री हैं, वो डाटा शेयर कर रहे हैं, विधायकों को जानकारी दिए हैं कि हम इन आधारों पे भाजपा के किसी भी आरोपों का जवाब दे सकते हैं। तो इस तरह की रणनीति है और जो तमाम विधायक हैं उनको भी कहा गया है कि परिस्थिति अच्छी रखे और जिस मुद्दे पे सरकार की तरफ से एक पक्ष रखने की बात हो तो उन मुद्दों पे सभी विधायक एकजुट होकर के और मजबूत आवाज में विपक्ष की आवाज का विरोध करें, ये रणनीति है। तो कह सकते हैं कि शीतकालीन सत्र के दौरान जो भाजपा ने आक्रामकता की रणनीति अपनाई है, उसी आक्रामकता के साथ काउंटर करने की जो रणनीति है वो कांग्रेस के विधायक दल की बैठक में हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इस तमाम बातचीत के लिए। तो रणनीति तो मजबूती से बनाई जा रही है, लेकिन विपक्ष को भी ये पूरा एहसास होगा कि मीटिंग अगर हो रही है तो हमारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। विपक्ष भी इसके लिए तैयार है और पक्ष भी अपना मजबूती से पक्ष रखने के लिए तैयार है। आगे बढ़ते हैं। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार सभी सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि विपक्ष के रचनात्मक बातों का हम सम्मान करेंगे। इधर शीतकालीन सत्र की रणनीति को लेकर आज बीजेपी विधायक दल की बैठक भी हुई। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि 4 दिन की बैठक में हमने कार्य योजना बनाई है, जिसके तहत स्थगन, ध्यानाकर्षण और प्रश्नों के जरिए धान खरीदी में अनियमितता, पीएम आवास, कानून व्यवस्था, धर्मांतरण समेत अन्य जनहित के मुद्दों को उठाएंगे। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी की तैयारी को लेकर कहा कि जैसी गेंदबाजी होगी वैसी ही बल्लेबाजी होगी। अविभाजित मध्य प्रदेश शासन के पूर्व राज्य मंत्री, जैसे गेंदबाजी होगी बल्लेबाजी उसी प्रकार की होगी। हमारी तैयारी भी पूरी है। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कुछ रचनात्मक बातें प्रतिपक्ष की ओर से आएगा तो निश्चित रूप से हम उनका सम्मान करेंगे और छत्तीसगढ़ के विकास के प्रति उनकी सोच को लेते हुए हम छत्तीसगढ़ के विकास की सारी संभावनाओं पे उत्तर देंगे। और केवल आलोचना पे के स्वर अगर होगा तो उत्तर उनको उसी तरीके से मिलेगा। धान खरीदी में जिस प्रकार से अभी जो मामले आ रहे हैं किसानों को लेकर के, जो परेशान है किसान, कानून व्यवस्था की गिरती हुई स्थिति
और ऐसे अनेक मुद्दे हैं कि जिसमें स्थगन, ध्यानाकर्षण प्रश्न लगाए गए हैं और इन सारे मुद्दों को लेकर के हम विधानसभा में जनहित के विषय पे चर्चा करना चाहेंगे। सीडीएस विपिन रावत सहित बड़े सेना के उच्च अधिकारी उस दुर्घटना में शहीद हुए। उनके जाने से निश्चित रूप से देश को एक अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं सभी देवदूतों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता ईश्वर प्रदान करे कामना करता हूँ। विपिन रावत जी के जहाँ तक मैं समझता हूँ जो व्यक्तित्व है, उनकी जो प्रखरता है, दक्षता है कि सेना के लोगों का मनोबल को कैसे बढ़ाना, मनोबल को कैसे ऊंचा करना, उनकी जो कार्यशैली है वो न केवल भारत तक सीमित रही बल्कि भारत के बाहर पड़ोसी देशों ने भी उसको देखा है। बीरगांव नगर निगम में आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने 5 सभाएं की हैं। इस दौरान रायपुर ग्रामीण के विधायक सत्यनारायण शर्मा और रायपुर ग्रामीण जिला कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। मरकाम ने अपनी सभी सभाओं में जनता से कहा कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। विधानसभा चुनाव में हमने जो वादा किया था उन सभी वादों को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीरगांव की समस्या को कांग्रेस के नेता नहीं समझते हैं, कांग्रेस के नेता ही यहां समझते हैं, इसलिए कांग्रेस सरकार ही इन समस्याओं को दूर कर सकती है। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जल्द ही अन्य निकायों में भी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे। और रायगढ़ नगर निगम के 2 वार्ड में होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों वार्डों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच सीधा मुकाबला है। एक तरफ सांसद गोमती साहब बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में धुआंधार जनसंपर्क कर रही है, तो कांग्रेस से विधायक प्रकाश नायक ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली है। ऐसे में दोनों ही दलों के बीच कांटे की टक्कर है। कांग्रेस शहर में हुए विकास के मुद्दों पर मतदाताओं से समर्थन मांग रही है, तो बीजेपी भी दोनों वार्ड में जीत का दावा कर रही है। भले ही विधानसभा चुनाव में लोगों का मानसिकता बदल गई थी, इन लोगों का घोषणा पत्र को देख करके, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता हमेशा से प्रेम और स्नेह और लगाव है। जी, हम लोग वार्ड नंबर 9 और 25 में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। हमारे प्रत्याशियों द्वारा डोर टू डोर लगभग एक बार पूरे वार्ड में पूरा हो गया है। माननीय विधायक जी ने भी 2 दिन लगातार वार्ड नंबर 9 और 25 में जनसंपर्क किया है। सारंगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में दोनों पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी पिछले कार्यकाल को लेकर बीजेपी पर आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी भी कांग्रेस पर निकाय क्षेत्रों में विकास नहीं करने का आरोप लगा रही है। तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी दोनों दलों पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी केवल आश्वासन और घोषणाएं ही करते हैं, वादे पूरे नहीं करते। सबसे पहले तो मेरा उद्देश्य है कि सारंगढ़ को सभी समस्याओं को सर्वांगीण विकास करने का उद्देश्य है मेरा, और जो भी सारंगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाना है, और जितने भी जो समस्याएं नगर पालिका संबंधित है सभी समस्याओं को पूरा हल करने की कोशिश करेंगे। जितने की बात मैं सड़कें बनाऊंगी, वहाँ की सड़कें बहुत ही ख़राब है, उनके यहाँ पानी की सुविधा नहीं है, सभी के घर में नल लगाऊंगी, सभी कार्य को, उनके मूलभूत आवश्यकताओं को सभी को पूर्ण करूंगी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने राज्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात कर मतदाता सूची में गंभीर अनियमितता का आरोप लगाया है। बीजेपी ने मतदाता सूची को दुरुस्त करने की मांग की है। यहां भाजपा नेताओं ने बीरगांव का मुद्दा उठाते हुए कहा कि गाजीनगर के एक मकान के पते पर 240 मतदाताओं के नाम रजिस्टर्ड हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि बीएलओ ने सर्वे में इन अनियमितताओं को क्यों नहीं पकड़ा, सर्वे रिपोर्ट में भी नजरअंदाज क्यों किया गया। साथ ही बीजेपी ने कोंडा गांव और मारो क्षेत्र को लेकर भी आपत्ति जताई और कांग्रेस पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। वहीं राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बीरगांव के मतदाता वाले मुद्दे पर जांच की बात कही है।
अगर प्रक्रिया में जटिलताएं हैं तो चुनाव निरस्त करना चाहिए राज्य निर्वाचन आयोग को, एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि एक घर में जिस तरह 240 लोग रह ही नहीं सकते, तो चुनाव निरस्त करना चाहिए। अभी तो एकमात्र मतदाता सूची का ये उल्लेख है। ऐसा बीरगांव में अगर हम सारी मतदाता सूची का अवलोकन करेंगे तो हमको 4-5 हजार मतदाता ऐसे बोगस मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञापन दिया है, चुनाव आयुक्त ने 2 दिन का समय मांगा है और निश्चित रूप से हम इसमें लड़ेंगे। बड़ी तादाद में मतदाताओं के नाम दर्ज है, ऐसी इनकी शिकायत है। पूरा हमने इनको आश्वस्त किया है कि इसकी हम सघन जांच कराएंगे और उस पर हम अंतिम फैसला जांच के बाद लेंगे। बिलासपुर शहरी क्षेत्र में डायरिया के मामले के बढ़ने के साथ ही बिलासपुर नगर निगम के चुनाव में पेयजल के मुद्दे ने जोर पकड़ लिया है। पक्ष और विपक्ष दोनों इस मुद्दे के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष पानी को मुद्दा बनाकर निगम सरकार के खिलाफ आक्रामक है। एक तरफ वार्ड में चुनाव प्रचार के दौरान पेयजल का मुद्दा उठाकर बीजेपी जनता से वोट मांग रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पेयजल को लेकर आ रही दिक्कतों के लिए पहले के निगम सरकार को जिम्मेदार बताते हुए जनता से समर्थन मांग रही है। उस वार्ड में एक छत्र कांग्रेस का वर्चस्व रहा है, उसके बावजूद आज भी पीने का पानी टैंकर से लोगों को दिया जा रहा है। इससे आप समझ जाएंगे कि वार्ड की वास्तविक स्थिति क्या है। कांग्रेसी अगर इस बात को बोले कि 15 साल का कार्यकाल है, क्योंकि जिस पानी की आज बात कर रहे हैं वो पाइपलाइन हमारे कार्यकाल में नहीं डला है, उसके पहले डला है। बिलासपुर में स्मार्ट कियोस्क की योजना शुरू होने से पहले ही ठप होती नजर आ रही है। आवंटन की कमी में 94 लाख के स्मार्ट कियोस्क रखे कबाड़ हो रहे हैं। दरअसल रोड साइड वेंडर्स को व्यवस्थित करने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों के लागत से स्मार्ट कियोस्क की योजना लाई गई है। इसके लिए शहर के अलग अलग 4 स्थानों का चयन किया गया है, जहां निगम वेंडर्स को स्मार्ट कियोस्क के साथ जगह भी उपलब्ध कराएगी। पहले चरण में 100 स्मार्ट कियोस्क का आवंटन होना है, जिसके लिए निगम प्रति कियोस्क 94,000 खर्च कर रहा है। हालांकि विपक्ष स्मार्ट कियोस्क में आवंटन नहीं होने के लिए सीधे तौर पर निगम सरकार को जिम्मेदार बता रहा है। ये गुमटियों का आवंटन नहीं हो पा रहा है क्योंकि नियम और के परे जाकर गुमटी का आवंटन नहीं किया जा सकता। नियमों का पूर्णतः पालन करा पाने में नगर निगम असफल हो रहा है, जिसके कारण आज करोड़ों रुपए की गुमटियाँ खराब हो रही है और पैसे का अपव्यय हो रहा है। इसमें कोई राजनीति नहीं हो रही है, ना इसमें कोई अप्रोच हो रहा है, इसलिए कि आवेदन हजारों तादाद में आवेदन है और दर्जनों की तादाद में गुमटी बना हुआ है। ये भी है कि उसको जरूरतमंद कुछ जितने लोग हैं इसको छांट के जल्द से जल्द इस गुमटी का अलॉटमेंट कर देंगे। सरगुजा जिले के दरिमा ब्लॉक के ग्राम रकेली और नवापारा में बने नहर के लगभग 12 साल बीत जाने के बावजूद ना तो गांव तक पानी पहुंचा और ना ही किसानों को मुआवजा मिला है। प्रशासन के लचर रवैये को लेकर किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। हम लोग कलेक्टर महोदय को इसलिए आवेदन देने आए थे क्योंकि हमारा ग्राम जो रकेली गुनिया कला है और नहर 12 से 15 वर्ष पहले बना था और उसका न तो आज अच्छा से पानी किसानों को मिल रहा है और ना ही मुआवजा मिला है। 12-15 साल से ये कार्य हो चुके हैं और आज तक भूमि अधिग्रहण का जो स्थापन जो हुआ है उनका, वो आज तक उनकी राशि नहीं मिल पाई है। सभी से बात हुई है और ग्रामीणों को आश्वस्त किया गया है कि धारा 11 की जो कार्रवाई है उसके बाद की कार्रवाई उसको बहुत ही तेजी से हम लोग करेंगे और समय सीमा में मुआवजा का वितरण करवाएंगे। पबजी खेल की ऐसी लत लगी कि उधार के रुपए लौटाने के लिए खुद के अपहरण की साजिश रची गई और बाद में फिरौती मांगी गई। जी हां, यह मामला है अंबिकापुर का, जहां वासु नाम के युवक इस पूरे वाकये को अंजाम उसने दिया और बाद में अपने ही परिजनों से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी। 10 दिसंबर को वासु के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 2 दिन बाद परिजनों को कॉल के जरिए अपहरण की सूचना दी गई और फिरौती के नाम पर 20 लाख रुपए की मांग की गई। पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि वासु ने ही पूरी योजना की साजिश रची थी। पुलिस ने वासु को बिलासपुर से गिरफ्तार किया है। ये लड़का अपने फ़ोन से ही खुद को ऐसा किडनैप शो करने की कोशिश कर रहा था। मामले में हमने और जांच की तो पता चला कि ये लड़का एक पबजी गेम खेलता है, जिसमें इसको खेलते खेलते इसको और हथियार और इस टाइप की चीज़ें ऐसे एक्सेसरीज लेनी थी। ये अपना फ़ोटो भी भेज रहा था कि ये किडनैप्ड हालत में ऐसा रस्सी बांध करके फ़ोटो भेज रहा था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।